औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली नया ऑर्डिनेंस आया है, टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो कि दिया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए स्पेशली इसमें एक रिजीम ही आई है, स्कीम दी गई है। इस स्कीम के अंदर उनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, कुछ उसके अंदर एग्जेम्पशंस भी हैं और ऑब्वियसली फिर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो ओवरऑल हम उसको एक ब्रीफली देखते हैं कि इस थोड़े से टाइम में हम उसको उसके हाइलाइट्स जो हैं देख लें, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि स्कीम से कौन लोग जो हैं वो बेनिफिट उठा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस अभी रिसेंटली क्योंकि आया है, तो 17 तारीख को 17 अप्रैल 2020 को ये प्रमलगेट हुआ है। ऑर्डिनेंस की आपको पता है कि लाइफ जो है वो 120 डेज़ होती है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट आएगा तो इसकी जो भी अमेंडमेंट्स इसने की हैं, स्पेशली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, तो वो सारी वहीं पे उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा फाइनेंस एक्ट 2020 अभी आएगा। तो इसमें जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिल्डर और डेवलपर्स हैं कौन, जिनके लिए ये स्कीम आई है। इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है इन्होंने, बिल्डर को अलग से डिफ़ाइन किया है कि बिल्डर्स तो वो लोग हैं जो कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बिल्डर की डेफिनेशन में आते हैं। और डेवलपर्स वो हैं जो एक रॉ लैंड के ऊपर डेवलपमेंट करके रोड्स बनाना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, तो वो डेवलपमेंट में वो लोग फॉल करते हैं। तो उसमें कमर्शियल भी हो सकती हैं और रेजिडेंशियल, दोनों के लिए ये स्कीम है कि आप चाहे डेवलपर हैं, वो आप रेजिडेंशियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई स्कीम वगैरह जैसे रेजिडेंशियल स्कीम है, या आप कोई अगर वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई लैंड के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल भी आ सकता है, डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल भी है। जो है आपका बिल्डर वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल, ये दो उसमें फॉल करते हैं, जो बिल्डर में फॉल करते हैं। अब बिल्डर वो बंदा कंसीडर किया जाएगा जो अपने आप को एफबीआर के साथ एज बिल्डर या एज डेवलपर जब वो रजिस्टर करवाएगा तो वो बिल्डर है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा स्पेसिफिकली फॉर दिस स्कीम, तो वो बिल्डर ट्रीट या डेवलपर ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो अभी इसकी जो कमेंसमेंट है इस ऑर्डिनेंस की, उसके बाद लेके और 31 दिसंबर 2020 से पहले वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले, और रजिस्टर करवा के तो उसमें फिर वो बिल्डर या डेवलपर ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें बिल्डर और डेवलपर या इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपको चलना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होगा। एक प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से अपने आप को एज बिल्डर या एज डेवलपर जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जब आप उस प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आप इस स्कीम में फॉल करते हैं और आप इस स्कीम के बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है वो आपने कमेंसमेंट के फ़ौरन बाद भी करवानी है। उसमें आप अपना प्रोजेक्ट भी डिफ़ाइन करेंगे, और उसके लिए जो कमेंसमेंट है, प्रोजेक्ट की जो कमेंसमेंट है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो 31 दिसंबर 2020 से पहले होना चाहिए। और इसका जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कंप्लीशन का, वो 30 सितंबर 2020 है। ये तो एक इनिशियल ब्रीफ है। अब इसके अंदर इन्होंने बेसिकली एक सेक्शन ऐड किया है 100D, और एक इन्होंने 11th स्केजुअल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये दोनों चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, जिसके अंदर उन्होंने फिर पूरा इसका लॉ भी दिया और इसके रूल्स जो हैं वो 11th स्केजुअल के अंदर दिए गए हैं। दूसरा इन्होंने एक काम जो ये किया कि इसके सेक्शन 2 के अंदर एक क्लॉज 29A जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की है, उसमें एक सब क्लॉज इंसर्ट की है, और जो ये इंडस्ट्री है, अब इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में ले आए हैं बिल्डर और डेवलपर्स को। बेसिकली ये एक लिमिटेड जो बेनिफिट्स जो भी हैं इस ऑर्डिनेंस के अंदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, उसमें से एक लिमिटेड बेनिफिट जो है वो इनको दिया जाएगा, जिसमें इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है फॉर द पर्पस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं को प्लांट एंड मशीनरी, तो जो बेनिफिट्स एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिलते हैं, वो बेनिफिट्स आपको टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो इंपोर्ट स्टेज पे एज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। लाइक जैसे अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर कोई अगर आम बंदा कोई इंपोर्ट करता है, कमर्शियल इंपोर्टर, तो वो जब इंपोर्ट करके
करके, या जैसे पहले अगर बिल्डर्स वगैरह इंपोर्ट करते थे कोई मशीनरी या प्लांट, तो उनका जो टैक्स एट सोर्स वहाँ डिडक्ट होता था पिछले साल तक, वो फाइनल डिस्चार्ज था, अब वो मिनिमम टैक्स में चला गया है। लेकिन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए वो टैक्स जो है डैट इज़ एडजस्टेबल टैक्स। तो एक तो ये इनिशियल एक छोटा सा बेनिफिट जो है वो इसमें आपको मिलेगा। उसने जो पहली बात की है वो ये कहता है कि जी आप टैक्स ईयर 2020 और ऑनवर्ड जो बिल्डर या डेवलपर हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं कि हम फिक्स टैक्स रिजीम में आ जाएं। इसमें उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम दिया, एरिया वाइज टैक्स रेट अप्लाई होंगे। जितना आप एरिया बिल्डर कंस्ट्रक्ट कर रहा है कवर एरिया के ऊपर वो उससे ले लेंगे, या अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो जितना लैंड एरिया है उसके ऊपर वो पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रेट्स दिए हुए हैं। कुछ सिटी वाइज उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज़ में भी डिवाइड किया है, तो डिफरेंट रेट्स हैं। उन रेट्स को अप्लाई करके तो आपको वो जो है वो टैक्स इसका पे करना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसका पीरियड जो है वो 30 सितंबर 2022 तक का है। तो इस 2.5 साल से ज़्यादा का कोई, इसमें उन्होंने कहा है कि जी को प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 साल से ज़्यादा का, मतलब उसकी कमेंसमेंट से लेके उसकी कंप्लीशन तक का पीरियड जो है वो मैक्सिमम 2.5 साल हो सकता है, 2.5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। कमेंसमेंट को अलहदा से इसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है और कंप्लीशन को भी इसके अंदर अलहदा से डिफ़ाइन किया गया है। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी सारी डेफिनेशंस को पढ़ सकें, तो उसमें एंड पे आपको हम अपना ईमेल आईडी शेयर कर देंगे। तो डिटेल कमेंट्री के लिए, डिटेल्स के लिए आपको अगर ये चाहिए होगी कमेंट्री तो आप ईमेल कर दीजिएगा उस ईमेल एड्रेस पे, तो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे हम उसको रिप्लाई में। इसकी डिटेल कमेंट्री भेज देंगे जिसमें आपको सारी डेफिनेशंस और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स की वो बात करता है। एक तो है न्यू प्रोजेक्ट और एक है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट तो वो हो गया जो आज के बाद 31 दिसंबर 2020 से पहले अगर आप उसको कमेंस कर लेते हैं, डेट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं आप, चाहे डेवलपमेंट है चाहे बिल्डर है, अब दोनों की बात हो रही है। और दूसरी तरफ है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले से चल रहे थे अब वो इस स्कीम में आना चाहते हैं, तो जो उनका टैक्स ईयर 2019 तक जो उन्होंने रिटर्न्स फाइल कर दी हुई हैं वहाँ तक वो जितना उनकी कंप्लीशन हो चुकी हुई है उसका वो एक सर्टिफिकेट है, उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। वो सर्टिफिकेट वो सबमिट करेंगे कि जी इतने % ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है और इतने % रिमेनिंग है। अब वो जितने % रिमेनिंग होगा वो प्रोरेटा बेसिस पे उतना जो पोर्शन है वो इस स्कीम में फॉल कर सकता है। वो अपनी 2020 की जो अभी रिटर्न अब जानी है उस रिटर्न में वो जो टैक्स उनका बनेगा वो अपना टैक्स उस रिटर्न के साथ प्रोपोर्शनेट जितना उस साल का बनेगा वो चल के बात करते हैं तो वो इस पे कर देंगे। रेट्स हैं इन्होंने दिए हैं। पहली बात तो इन्होंने ये की थी कि एनी इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिल्डर और डेवलपर ऑफ एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट earned up to tax year 2019 shall be subject to normal provision of the ordinance, जो पहले से हैं। लेकिन जो अब उसके बाद जो 30 जून 19 के बाद उस प्रोजेक्ट पे जितना काम हुआ है वो इस स्कीम में फॉल कर सकता है। उसके बाद जो रेट्स इन्होंने दिए हैं इसमें इन्होंने 3 हिस्से कर दिए हैं। एक तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक कैटेगरी कर दी है। फिर उसके बाद को 11 सिटीज़ हैं, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, पेशावर, इस तरह। और फिर तीसरी कैटेगरी कर दी है कि जो इन 2 कैटेगरीज़ में शहर फॉल नहीं करते, अर्बन एरियाज़, वो तीसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो तीनों के लिए उन्होंने एक तो बिल्डर्स के लिए कमर्शियल बिल्डिंग के अलग रेट्स दिए हैं पर जो सेलेबल एरिया है उसका, और उसके बाद जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका कवर्ड एरिया जो है उसको उन्होंने लिया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और डेवलपर्स के लिए जो है एक तो जो एंटायर प्रोजेक्ट है चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है उसके लिए उन्होंने अलग रेट्स दिए हैं। और इंडस्ट्रियल अगर कोई एरिया आप डेवलप करते हैं तो उसके लिए उन्होंने अलग से रेट्स दे दिए हैं। अगर आप एक लैंड ले रहे हैं उसको डेवलप भी आपने करना है और उसके बाद आप उसको बिल्डअप भी करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग भी बनाना चाह रहे हैं, तो फिर दोनों रेट्स अप्लाई होंगे। लैंड डेवलपमेंट के रेट्स पे अप्लाई होंगे प्लस आपके ऊपर फिर दूसरे जो हैं वो बिल्डिंग के रेट्स हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद इससे जो अब आपने वो रेट अप्लाई करके एक इनकम उसके टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल आई। ये जो आप टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं दिस इज़ योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब इसकी जो इनकम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इन्होंने कहा जी कि आप जितना टैक्स पे करेंगे उसका 10 टाइम्स
तक आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और उस इनकम के ऊपर फर्दर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए टैक्स पे किया है तो 10 लाख तक आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और वो 10 लाख तक की इनकम जो है डेट इज़ एक्सेम्प्ट। अब वही इनकम अगर, क्योंकि इसमें अब 3 किस्म के लोग हैं जो इसमें आ सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल है और दूसरा है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, और तीसरी है कंपनी। अब इंडिविजुअल जो अगर है, अगर AOP का प्रॉफिट है तो AOP का प्रॉफिट फिक्स टैक्स पे हो गया, उसका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो गया, लिहाजा वो जब आगे अपने मेंबर्स को शेयर देगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इसी तरह अगर कंपनी है, कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो भी एग्जेम्प्ट हो गया उसका 10 टाइम्स तक, और वो जब एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कि जो इससे अगर कम है प्रॉफिट फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट में तो फिर वो जो है वो टैक्सेबल होगा अंडर नॉर्मल रिजीम, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मली टैक्स होती है। तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 10 टाइम्स से ज़्यादा की, वो उसमें अलहदा से टैक्स हो जाएगी। ये तो आ गया इसका इनकम का। अब आइए कि इसमें जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस हैं, लाइक सेक्शन 111 है हमारा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का, जिसमें एक आपको पता है बड़ा मेजर इशू होता है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से की गई। इसमें अगर तो आप उसका बेनिफिट, इसमें ये एमनेस्टी भी है, किस्म की एक इम्यूनिटी दी गई है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं और आपके पास सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सपोज़ अगर कोई इंडिविजुअल एज बिल्डर या एज डेवलपर अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है FBR के साथ, तो बिफोर 31 दिसंबर 2020 उसको एक नया अकाउंट ओपन करना है और उस अकाउंट के अंदर जो उसने पैसा इन्वेस्ट करना है वो पैसा उस अकाउंट में वो डिपॉजिट करवाएगा। अब उसी पैसों से वो पैसा ही वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर लगाएगा। ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। अगर कोई AOP है या कंपनी है, उसका कोई शेयर होल्डर है या उसका कोई मेंबर है, पार्टनर है किसी पार्टनरशिप का, जिसको हम AOP बोलते हैं, उसने अगर इन्वेस्ट करना है तो वो अपने अकाउंट से क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंपनी के या AOP के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा और वो AOP या कंपनी फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो पैसा लगाएगी। तो इससे भी ये सोर्स नहीं पूछा जाएगा। शर्त वही है कि ये 31 दिसंबर 2020 से पहले ये पैसा उसमें अकाउंट में डाल के और उस कंपनी या AOP को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ये पैसा यूटिलाइज जो है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हो, तो फिर आपसे इसके ऊपर सोर्स नहीं पूछा जाएगा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें टैक्स आपने फिक्स टैक्स जो पे करना है, वो पे करने के बाद अगर आपके ने कोई और टैक्सेस पे किए हुए हैं किसी भी मद में, वो उसकी कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं है अगेंस्ट दिस फिक्स टैक्स लायबिलिटी। ये आपको अलहदा से पे करना है। हाँ, सिर्फ आप एडजस्ट वो कर सकते हैं कि अगर आपने कोई लैंड ख़रीदी है, आपको पता है लैंड ख़रीदने पे आप एक टैक्स है 236K का जो 1% है वो आप पे करके आते हैं। वो सिर्फ आप अपनी इस, जो मैंने अभी जैसे एग्जांपल ली कि आपका एरिया के हिसाब से 1 लाख रुपए अगर टैक्स लायबिलिटी है और आप 10,000 रुपये 236K का टैक्स पे करके आए हैं तो नेट आपको 90,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप के और कोई मद में, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी पे, कोई मोबाइल फ़ोन पे, कोई टेलीफोन्स पे या कोई और किसी मद में अगर टैक्सेस, एडजस्टेबल टैक्सेस आपके विदहेल्ड हुए हैं, वो आप इस लायबिलिटी में से एडजस्ट नहीं कर सकते। ना ही इसकी इनकम के ऊपर तो ज़ाहिर है कोई आप ना एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, ना कोई अलाउंसेस हैं, ना कोई टैक्स क्रेडिट्स हैं। रीज़न इज़ दिस, क्योंकि फ़िक्स टैक्स है। जब एरिया के ऊपर एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया गया है तो फिर एक्सपेंसेस क्लेम करने का या कोई उसमें से क्रेडिट्स या कोई अलाउंसेस क्लेम करने का तो क्वेश्चन जो है वो आता ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जो है इसके ऊपर 113 जो हमारा मिनिमम टैक्स का सेक्शन है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, 113C भी एप्लीकेबल नहीं है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स ACT जिसको बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ सिर्फ ये है कि आपको इसका जो टैक्स है वो एडवांस में पे करना है अंडर सेक्शन 147, वो जो हम 4 क्वार्टर्स में पे करते हैं। तो आपकी जो एक सपोज करें आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो बनती है 10 लाख। अब अगर वो 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 साल पे, तो 5 लाख 1 साल की लायबिलिटी निकल आई। अब ये 5 लाख रुपए की जो लायबिलिटी है फॉर 1 ईयर, इसको आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। वो जो हम सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून में पे करते हैं, तो वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको डिवाइड करके तो वो आप एडवांस में FBR को पे करेंगे। हाँ, एक और इन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने कहा जी, अगर आप
बिल्डर से परचेज़ करते हैं कोई बिल्डिंग या कोई प्लॉट अगर आप परचेज़ करते हैं तो वहाँ भी उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी है कि अगर वो रजिस्टर्ड इस स्कीम में रजिस्टर्ड है कोई बिल्डर या कोई डेवलपर और आप उससे अगर कोई प्लॉट या बिल्डिंग अगर ख़रीद रहे हैं तो वहाँ भी इन्होंने उसको एग्जेम्पशन दी है। जैसे इसने कहा कि जी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 शैल नॉट अप्लाई टू द फर्स्ट परचेजर ऑफ अ बिल्डिंग और अ यूनिट ऑफ द बिल्डिंग परचेज फ्रॉम द बिल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द बिल्डिंग और यूनिट of the building, subject to the condition that full payment is made through a cross banking instrument to the builder during a period starting from the date of registration of the project with FBR एंडिंग ऑन 30 सितंबर। मीन्स कि जिस दिन वो प्रोजेक्ट FBR के पास रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ से लेके और 30 सितंबर 2022 से के दौरान अगर आप फर्स्ट परचेज़र हैं उस मतलब सर एक बिल्डर है, उसने अगर एक बिल्डिंग बनाई है या उसने घर बनाए हैं तो मैं उससे अगर घर ख़रीदता हूँ तो मेरे से सोर्स नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं अगर घर ख़रीद के और फिर अगर मैं सेल करता हूँ तो जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उसके लिए ये एग्जेम्पशन नहीं है, उसको अपना सोर्स जो है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह के अगर आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं और पर्पज़ आपका जो उस प्लॉट परचेज़ करने का वो यही है कि मैं प्लॉट परचेज़ करके इसके ऊपर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँगा अंडर दिस स्कीम, तो अगर तो आप 31 दिसंबर 2020 से पहले वो प्लॉट परचेज़ करते हैं और उसके बाद उसकी आप फुल पेमेंट जो है वो क्रॉस चेक के थ्रू कर देते हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले स्टार्ट कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन 30 सितंबर 2022 से पहले मुकम्मल हो जाती है, तो और आप रजिस्टर्ड हों FBR के साथ, वो आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो, तो आपसे उस जो प्लॉट आपने जो ख़रीदा है उसका आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। अब अगर आप कोई एक जो अब दो किस्म की इसमें इन्वेस्टमेंट आ गई ना, एक हमने बात की थी कि अभी इन्वेस्टमेंट है इन कैश, उसके लिए तो बैंक अकाउंट खोला, उसमें आपने 31 दिसंबर 2020 से पहले कैश डिपॉजिट करवा दिया और वो उस प्रोजेक्ट में लगा। दूसरा इसमें है कि अगर आप सपोज़ लैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे नाम पे लैंड है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है, प्लॉट है या जो भी लैंड है वो मेरे टाइटल उसका मेरे नाम होना चाहिए, और अगर AOP में या कंपनी में वो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे 31 दिसंबर 2020 से पहले वो टाइटल जो है उस कंपनी या AOP को ट्रांसफ़र करना है और फिर उसके ऊपर वो मेरे से उस प्लॉट का भी सोर्स नहीं पूछा जाएगा जो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो अभी एग्जेम्पशंस मैंने सोर्स की बताई हैं, ये कुछ लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लाइक जैसे होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, जो हमारा जो एक आपको याद होगा एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ डोमेस्टिक एसेट एक्ट आया था 2018 में, उसमें इसकी पूरी डेफिनेशन थी। फिर अगर कोई बेनामीदार है वो इसमें बेनिफिट नहीं ले सकता इस 111 का सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं ले सकती इसका बेनिफिट, कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकती, या कोई ऐसी कंपनी जिसकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो वो कंपनी भी इस 111 का बेनिफिट नहीं ले सकती। या बाकी फिर वो अगर कोई क्रिमिनल किसी ऑफेंस से कोई अर्निंग किसी को हुई है तो ऑब्वियसली वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। रिटर्न आपको फाइल करनी है, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करवानी है, ये हम बात कर चुके हुए हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए इन्होंने एक तो जो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है उनकी बात की है कि उनसे मैप अप्रूव होंगे डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने इसके अंदर बात की है कि जी आपने नेस्पाक को इन्वॉल्व किया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेस्पाक से अप्रूव होंगी। फिर जो कंप्लीशन का इन्होंने एक जो दिया है उसके अंदर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें कंफर्म करेगा कि रिपोर्ट देगा कि जी इतने % जो है वो प्लॉट्स जो हैं या बिल्डिंग जो है वो सेल आउट हो चुकी है, बुकिंग हो चुकी हुई है, इतने % जो है उसकी प्रोसीडिंग्स वो मिल चुकी हुई हैं, पेमेंट आ चुकी है इनके पास, तो तब उसको कंप्लीशन जो है उसकी परसेंटेजेस हैं वो इसमें दी गई हैं, वो डिटेल में आपके पास आ जाएंगी। तो वो उसमें उस परसेंटेजेस अगर वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो तस्वर किया जाएगा। एक दो चेंजेस और हैं जो इन्होंने दी हैं, उसमें उन्होंने एक तो फर्स्ट कैजुअल के अंदर है कि अगर आप पहले अगर हम ऑक्शन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते थे तो उसके ऊपर 10% हमसे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता था, तो अब उन्होंने उस 10% को रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक एग्जेम्पशन आई है
वो है कैपिटल गेन के हवाले से कि अगर मेरा कोई रेजिडेंशियल हाउस है, मैं जिसमें ख़ुद रह रहा था, उसका कोई यूटिलिटी बिल जो है वो अगर मेरे नाम पे होना भी ज़रूरी है, अगर मैं वो सेल करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हम मुझे पे नहीं करना, इनकम टैक्स लॉ के तहत जो है। एट द टाइम ऑफ सेल द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वॉज बीइंग यूज्ड, इसकी जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वॉज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल अकोमोडेशन बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिज स्पाउस और डिपेंडेंट्स, एंड फॉर विच एनी ऑफ द यूटिलिटी बिल इज यूज्ड इन द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल। The land area of the property does not exceed 500 square yard or 1 canal। मतलब अगर घर है तो 500 स्क्वायर यार्ड या 1 कनाल विच एवर इज़ लेस, इससे ज़्यादा का ना हो। और अगर कोई फ्लैट है आप जिसमें रह रहे थे और बेच रहे हैं तो वो 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो। एग्जेम्पशन अंडर दिस क्लॉज हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन अवेल्ड बाय द इंडिविजुअल, कि मतलब मैं एक घर में अगर रह रहा हूँ, मैं वो बेच देता हूँ, अब ये 30 सितंबर 2022 तक क्योंकि स्कीम है, तो मैं अभी उसको एक घर को बेच देता हूँ, मैं कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन ले लेता हूँ, फिर मैं एक घर और ख़रीद लेता हूँ, फिर मैं साल उसमें रहता हूँ, मैं फिर दोबारा कहूँ कि मुझे ये एग्जेम्पशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ये वन टाइम एग्जेम्पशन है जो आपको अवेलेबल होगी। अच्छा, अब उसके बाद एक लो कॉस्ट हाउसिंग का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें वो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो जिसके अप्रूव्ड जो प्लान्स हैं, हाउसिंग प्लान्स, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको जो भी रेट इसके अंदर फ़िक्स रेट दिए गए हैं पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर यार्ड, वो 90% रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स आपको सिर्फ जो है वो 10% जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये तो चंद इस स्कीम के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, तो आप नोट कर लीजिए। जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है care care@softax.com.pk, ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो आपको अगर आपको इसकी डिटेल कमेंट्री रिक्वायर्ड हो तो आप इसके ऊपर ईमेल कर दें, तो हम आपको रिप्लाई में उसके ऊपर डिटेल कमेंट्री भी भेज देंगे। और सेकेंडली, अगर आपका, क्योंकि आप जब कमेंट्री पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है इस शॉर्ट क्लिप में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम आपको क्वेश्चन जो है वो रिप्लाई भी कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।